नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प दस्तावेजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें मिले हैं। ये सिगमंड फ्रॉइड के विचारों से जुड़े हैं और खासकर महिलाओं के मनोविज्ञान पर उनके नजरिए से। मतलब मुद्दा ये है कि हमारे कई फैसले, डर, पसंद नापसंद, यहाँ तक कि हमारे रिश्ते भी कभी कभी समझ से परे क्यों लगते हैं। फ्रॉइड का कहना था कि इसका बड़ा कारण हमारे मन का वो हिस्सा है जो पर्दे के पीछे काम करता है, मतलब अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। जी बिल्कुल। तो आज जो सामग्री हमारे पास है वो फ्रॉइडियन मनोविज्ञान पर ही है। इसमें अवचेतन मन कैसे काम करता है, महिलाओं को लेकर उनकी कुछ खास और हाँ थोड़ी विवादास्पद धारणाएं भी हैं, और समाज का असर कैसे हमारे अंदर गहरे बैठ जाता है, इन सब पर बात की गई है। हमारा मकसद इन दस्तावेजों से ये समझना है कि फ्रॉइड के हिसाब से ये अवचेतन आखिर है क्या चीज, महिलाओं में कौन सी अवचेतन प्रवृत्तियां हो सकती हैं, और ये उनके बर्ताव और खुद के बारे में उनकी सोच को कैसे शक्ल देती हैं। कोशिश करेंगे कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें। हाँ, ये जरूरी है। तो चलिए पर्दे खोलना शुरू करते हैं। फ्रॉइड ने मन के 3 स्तर बताए थे ना। चेतन यानी कॉन्शियस, वो जिसके बारे में हम अभी सोच रहे हैं, जागरूक हैं। फिर पूर्व चेतन, प्री कॉन्शियस, वो यादें या जानकारी जो थोड़ी कोशिश से ध्यान में आ जाती हैं। और फिर आता है अवचेतन, अनकॉन्शियस। हाँ, वो मन का अंधेरा कमरा कह सकते हैं, जहाँ हमारी दबी हुई भावनाएं, भूली हुई मगर असरदार यादें और वो इच्छाएं छिपी होती हैं जिन्हें हमारा चेतन मन शायद देखना या स्वीकारना नहीं चाहता। पर फ्रॉइड के मुताबिक यही हिस्सा हमारे ज्यादातर कामों के पीछे का असली ड्राइवर है। बिल्कुल। और यहीं पे ये दस्तावेज दिलचस्प हो जाते हैं। फ्रॉइड के सिद्धांत खासकर महिलाओं के मनोविज्ञान को लेकर कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिन पर आज भी खूब बहस होती है। इन दस्तावेजों में इनका जिक्र मिलता है। जैसे एक धारणा है लिंग ईर्ष्या की, पेनिसेनवी जिसे कहते हैं। फ्रॉइड ने अपने मनोविश्लेषण और अपने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के सिद्धांत के आधार पर ये कहा कि जब एक छोटी लड़की को ये एहसास होता है कि शारीरिक रूप से लड़कों और उनमें कुछ फर्क है, तो उसके मन में एक कमी या ईर्ष्या की भावना आ सकती है। फ्रॉइड के अनुसार ये भावना उसे पिता की तरफ ज्यादा झुकाव और माँ के साथ एक किस्म की होड़ में डाल सकती है। अरे ये तो सुनने में ही कितना अजीब और पुराने जमाने का लगता है। मतलब आज के दौर में तो इस विचार को शायद ही कोई जस का तस मानेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और यही बात फ्रॉइड के दूसरे संबंधित विचार इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पर भी लागू होती है, जिसे बाद में उन्होंने नारी ओडिपस मनोवृत्ति कहा था। ये भी उसी पिता के प्रति झुकाव और माँ से संघर्ष वाली स्थिति की बात करता है। फ्रॉइड का मानना था कि ये संघर्ष धीरे धीरे सामाजिक और नैतिक मूल्यों को अपनाने से सुलझ जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा, आज इन सिद्धांतों को बहुत आलोचनात्मक नजरिए से देखा जाता है। इन्हें उस समय के पुरुष प्रधान सामाजिक ढांचे का प्रतिबिंब ज्यादा माना जाता है। तो अगर ये सिद्धांत इतने विवादित हैं, तो इन दस्तावेजों में इनका जिक्र क्यों अहम है? फिर इनका आज के संदर्भ में क्या मतलब निकाला जाए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फ्रॉइड के ये विचार भले ही अपनी मूल शक्ल में पुराने लगे, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि बाहरी दुनिया, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, हमारे अंदरूनी मानसिक प्रक्रियाओं से कैसे जुड़ती है। फ्रॉइड का इशारा इस तरफ था कि समाज महिलाओं के लिए कुछ अनकहे नियम बनाता है। ये नियम सीधे सीधे शायद ना कहे जाएं, पर विज्ञापनों में, कहानियों में, लोगों की बातों में ये लगातार मौजूद रहते हैं और धीरे धीरे हमारे अवचेतन का हिस्सा बन जाते हैं। ये हमें बताते हैं कि एक अच्छी लड़की या एक सफल महिला को कैसा होना चाहिए। हाँ, ये बात तो समझ आती है। जैसे कि इन दस्तावेजों में भी शायद इशारा होगा कि कैसे मीडिया या विज्ञापन एक खास तरह की खूबसूरती का पैमाना गढ़ देते हैं। एकदम फिट दिखना, खास रंगत होना, हमेशा जवान नजर आना, वो सब। बिल्कुल। और फ्रॉइड के नजरिए से देखें तो ये बाहरी आदर्श सिर्फ सामाजिक दबाव नहीं है, ये अवचेतन में गहरे उतरकर आत्म मूल्य की भावना से जुड़ जाते हैं, सेल्फ वर्थ से। अगर कोई इन पैमानों पर खरा नहीं उतरता तो उसे अंदर ही अंदर ये महसूस हो सकता है कि मैं काफी अच्छी नहीं हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन के अनुभव जिन्हें हम शायद भूल चुके हों, अनजाने में हमारे बड़े होने पर हमारे फैसलों और भावनाओं को चलाते रहते हैं। इन दस्तावेजों से यही ध्वनित होता है कि ये बाहरी मानक अंदरूनी कमी की भावना पैदा कर सकते हैं। अच्छा, और
रिश्तों में भूमिकाओं को लेकर भी तो यही होता है ना? जैसे कई जगह उम्मीद की जाती है कि महिलाएं ही घर संभालेंगी, सबका ख्याल रखेंगी, ज्यादा नरम रहेंगी। हाँ, और ये उम्मीदें अवचेतन नियमों की तरह काम करती हैं। दस्तावेज बताते हैं कि ये मान्यताएं इतनी गहरी हो सकती हैं कि अगर कोई महिला इन अपेक्षाओं से अलग व्यवहार करती है, मान लीजिए ज्यादा महत्वाकांक्षी है या उतनी देखभाल करने वाली नहीं है, तो उसे न सिर्फ बाहर से आलोचना झेलनी पड़ सकती है, बल्कि वो खुद भी अंदर से अपराध बोध या संकोच महसूस कर सकती है, क्योंकि इसके अवचेतन में ये नियम बैठ चुका है कि सही औरत ऐसी नहीं होती। इन दस्तावेजों में एम्मा ऑगस्टीन का भी जिक्र है, फ्राइड की एक मशहूर मरीज। उनका मामला कैसे इस पहेली को समझने में मदद करता है? हाँ, एम्मा ऑगस्टीन का मामला इन दस्तावेजों में एक महत्वपूर्ण उदाहरण की तरह पेश किया गया है। उनके केस से फ्रॉइड ने ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे तीव्र मनोवैज्ञानिक लक्षण जैसे हिस्टीरिया या ऐसी शारीरिक तकलीफें जिनका कोई डॉक्टरी कारण नहीं मिल रहा था, असल में दमित यानी रिप्रेस्ड मतलब अवचेतन में दबा दी गई घटनाओं, बचपन की दर्दनाक यादें या अधूरी इच्छाओं से जुड़े हो सकते हैं। ऑगस्टीन का केस इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे वो अनुभव जिनके बारे में हम सचेत रूप से जानते भी नहीं, हमारे आज के व्यवहार, डर और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। ये दिखाता है कि अवचेतन सिर्फ विचारों का भंडार नहीं, बल्कि एक सक्रिय शक्ति है। तो फिर सवाल उठता है कि ये अवचेतन मन, जिस पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं है, उस पर राज कौन करता है? इन दस्तावेजों के हिसाब से कौन सी चीजें हैं जो हमारे, खासकर महिलाओं के अवचेतन को आकार देती हैं? इन दस्तावेजों में फ्रॉइड के हवाले से कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे अवचेतन प्रभावित होता है। पहला तो है प्रेरणा और अपेक्षाएं, जिसे हम सांस्कृतिक या पारिवारिक कंडीशनिंग कह सकते हैं। समाज और परिवार जो मानक तय करते हैं, लड़कियों को जोर से नहीं हंसना चाहिए, महिलाओं को एडजस्ट करना सीखना चाहिए, ये बातें अनजाने में ही हमारे आत्म मूल्यांकन का हिस्सा बन जाती हैं। हम खुद को इन्हीं पैमानों पर तौलने लगते हैं। अच्छा। दूसरा तरीका है बिना सवाल पूछे अंतःस्तरीकरण, इंटरनलाइजेशन। ये तब होता है जब हम समाज की बातों को इतनी बार सुनते हैं कि उन्हें बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। गणित लड़कों के लिए है, घर संभालना औरत का काम है, ऐसी बातें धीरे धीरे हमारी अपनी सोच बन जाती हैं, भले ही हम चेतन रूप से इससे सहमत ना हों। बाद में यही हमारे डर, हमारी हिचकिचाहट या मैं ये नहीं कर सकती वाली भावना के रूप में सामने आती हैं। मतलब हम खुद ही अपने ऊपर वो सीमाएं लगा लेते हैं जो असल में दूसरों ने तय की थी। हाँ, काफी हद तक। और तीसरा तरीका इसी से जुड़ा है, अवचेतन आत्म आलोचना के जरिए नियंत्रण, सेल्फ क्रिटिसिज्म। वो अंदर की आवाज जो कहती है तुम इसके लायक नहीं हो, अगर तुमने अपनी बात रखी तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, या वो क्लासिक डर, लोग क्या कहेंगे। फ्रॉइड के नजरिए से ये डर बाहरी नियंत्रण का ही आंतरिक रूप है। हम खुद ही अपनी पुलिस बन जाते हैं, उन अपेक्षाओं के हिसाब से चलने लगते हैं जिनसे हम शायद सहमत भी ना हो। ये तो काफी गहरा है। हाँ, और चौथा तरीका जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में बार बार आता है और जिस पर फ्रॉइड ने बहुत बल दिया, वो है हमारे सपने, हमारी जुबान का फिसलना, स्लिप्स ऑफ द टंग, और हमारे व्यवहार के पैटर्न या लक्षण। फ्रॉइड का मानना था कि अवचेतन में जो भी दबा है, डर, इच्छाएं, संघर्ष, वो अक्सर इन्हीं रास्तों से बाहर आने की कोशिश करता है। सपनों में बार बार आने वाले थीम, अचानक मुंह से निकली कोई अनुचित बात या कोई ऐसी आदत या चिंता जिसका कोई स्पष्ट कारण समझ ना आए, ये सब अवचेतन के संदेश हो सकते हैं। ये इशारे हो सकते हैं कि कौन सी सामाजिक अपेक्षाएं या अंदरूनी डर हमारे भीतर काम कर रहे हैं। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा और कुछ हद तक डराने वाला भी लगता है कि हम अपने ही मन के गुलाम हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, इन विचारों की सीमाएं भी हैं। इन दस्तावेजों में क्या इस पर भी कुछ कहा गया है? हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों में भी स्वीकार किया गया है कि फ्रॉइड के कई विचार, खासकर लिंग ईर्ष्या और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जैसे, आज बहुत समस्याग्रस्त माने जाते हैं। उन्हें उस युग के सामाजिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित माना जाता है। ये जरूरी नहीं कि ये सार्वभौमिक सत्य हो या हर संस्कृति की हर महिला पर लागू हो। सही है। आधुनिक मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण ने इन शुरुआती विचारों को काफी आगे बढ़ाया है और संशोधित किया है।
आज भेदभाव, सामाजिक शक्ति संरचनाएं, लैंगिक समानता का महत्व और ठोस शोध यानी एम्पिरिकल रिसर्च पर ज्यादा जोर है। इन दस्तावेजों में भी ये संकेत मिलता है कि फ्रॉइड के विश्लेषण को समझने के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। और ये भी मानना होगा कि अवचेतन की व्याख्याएं अक्सर प्रतीकात्मक होती हैं, सीधी सापाट नहीं। फ्राइड के विश्लेषण कई बार उनके अपने अनुमानों पर आधारित थे, जिन्हें आज के वैज्ञानिक मानकों पर शायद खरा ना उतारा जा सके। इसलिए इन विचारों को एक फ्रेमवर्क की तरह देखना चाहिए, पत्थर की लकीर की तरह नहीं। ठीक है, तो अगर ये अवचेतन इतना शक्तिशाली है और समाज का प्रभाव इतना गहरा है, तो क्या कोई व्यक्ति इन प्रभावों को समझने और शायद बदलने के लिए कुछ कर सकता है, या हम बस परिस्थितियों के शिकार हैं? इन दस्तावेजों में क्या कुछ राह सुझाई गई है? नहीं, शिकार मानने की जरूरत नहीं है। इन दस्तावेजों में जागरूकता और आत्मविश्लेषण पर जोर दिया गया है। पहला कदम है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रुककर खुद से पूछना, मैं ये क्यों सोच रही हूँ? ये फैसला क्या वाकई मेरा है या किसी और की आवाज मेरे अंदर बोल रही है? मुझे इस सिचुएशन में गुस्सा या डर क्यों महसूस हो रहा है? अच्छा, वो है डायरी या जर्नल लिखना। अपने रोज के अनुभव, अपने डर, अपनी अंदरूनी आलोचनाएं, अपने सपने, यहाँ तक कि बचपन की धुंधली यादें। जब हम इन्हें लिखते हैं तो पैटर्न उभरने लगते हैं। हम उन धागों को देख पाते हैं जो हमारे अवचेतन में बुने हुए हैं। सपनों पर ध्यान देना, ये तो फ्रॉइड का बहुत बड़ा फोकस था, है ना? बिल्कुल, दस्तावेज भी इस ओर इशारा करते हैं। सपनों में बार बार आने वाले विषय, प्रतीक या तीव्र भावनाएं इस बात का संकेत हो सकती हैं कि अवचेतन में क्या चल रहा है। जरूरी नहीं कि हर सपने का कोई गहरा मतलब हो, लेकिन पैटर्न पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है। इसी तरह रचनात्मक काम जैसे पेंटिंग, लिखना, संगीत भी अवचेतन की भावनाओं को बाहर लाने का एक जरिया बन सकता है। ये दिलचस्प है। एक और महत्वपूर्ण बात है बाहरी संदर्भ को सचेत रूप से चुनना। अगर हम लगातार ऐसी कहानियों, फिल्मों या लोगों के बीच रहते हैं जो पुरानी दकियानुसी सोच को मजबूत करते हैं, तो अवचेतन पर उनका असर पड़ेगा ही। इसके विपरीत ऐसी किताबें पढ़ना, ऐसे लोगों से बात करना जो सशक्त बनाते हैं, जो सकारात्मक रोल मॉडल पेश करते हैं, ये अवचेतन में बैठे नकारात्मक पैटर्न को चुनौती दे सकता है। मतलब अपने आसपास का माहौल बदलना। हाँ, और हाँ, अगर किसी को लगता है कि आत्मसंकोच, डर या पुरानी घटनाएं जीवन पर बहुत ज्यादा हावी हो रही हैं, तो पेशेवर मदद लेना एक बहुत कारगर कदम हो सकता है। इन दस्तावेजों में भी मनोविश्लेषण या थेरेपी का जिक्र आता है। एक प्रशिक्षित थेरेपिस्ट इन गहरी परतों को खोलने और समझने में मदद कर सकता है। आज परिवार और निजी अनुभवों का ताना बाना मिलकर ऐसे अनकही नियम बना सकता है जो अक्सर अनजाने में उनके आत्मविश्वास और फैसलों पर ब्रेक लगा देते हैं। जी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इन दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि जागरूकता, आत्मनिरीक्षण और सही औजारों के इस्तेमाल से इन अदृश्य दीवारों को पहचाना जा सकता है, समझा जा सकता है और शायद उनसे पार भी पाया जा सकता है। अपनी कहानी को दोबारा लिखने की ताकत हमारे अंदर ही है, भले ही इसमें मेहनत लगे। बिल्कुल, और ये हमें एक सोचने लायक सवाल पर लाकर छोड़ता है। हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में उन छोटी छोटी अवचेतन अपेक्षाओं को कैसे पकड़ सकते हैं जो हमारे फैसलों को क्या पहनना है से लेकर करियर चुनने तक अनजाने में प्रभावित कर रही हों। और अगर हम उन्हें पहचान लें तो क्या उन्हें जानबूझकर चुनौती देने से हमारे व्यवहार में सचमुच कोई टिकाऊ बदलाव आ सकता है? इस पर सोचना अपने आप में एक शक्तिशाली कदम हो सकता है।